हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा ज्योग्राफी का भी चल रहा है। ज्योग्राफी की 6th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है ना आप लोगों की। आप लोग के क्लास भी स्टार्ट होने वाले होंगे, राइट। न्यू सेशन स्टार्ट हो गए हैं तो आपके क्लासेस भी स्टार्ट हो गए हैं। तो ज्योग्राफी का तो हमने स्टार्ट कर दी है बच्चों। तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसको समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे तो एनसीईआरटी आपको पता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, आप लोग उसे अच्छे से समझिए और इस वीडियो को अपने किसी भी सिबलिंग्स को, अपने कज़न्स को आप दिखा सकते हैं, जिससे कि अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों तो एनसीईआरटीज़ की बुक्स को समझकर आगे वो अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का। ओके, फर्स्ट चैप्टर। ओके, ज्योग्राफी आपका स्टार्ट कर दिया है मैंने। हाँ, हिस्ट्री चल रहा है, पॉलिटी भी स्टार्ट करना है। और ठीक है, धीरे धीरे हम सारे क्लियर करेंगे आपके सारे जो सोशल स्टडी के जो आपके सब्जेक्ट हैं वो धीरे धीरे हम सब कवर करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है बच्चों, तो पहला अध्याय चैप्टर पहला है ये। ठीक है, आरंभिक कथन। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है ये, इसको हम समझते हैं। इस चैप्टर के नेम को क्या है, ये इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में है क्या, कब। एक मिनट बच्चों, मैं अभी ये ले लेती हूँ, कलर ले लेती हूँ, जिससे कि अंडरलाइन करके हम बता सकें कि ये क्या क्या है, कब, कहाँ, कैसे। जैसे कि चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, रशीदा का सवाल। ये एक लड़की है, इसका एक सवाल है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। न्यूज़पेपर पढ़ रही थी रशीदा, उसकी निगाह एक न्यूज़पेपर के एक उस पर गई, सुर्खियों पर। ठीक है, उसने पढ़ा कि 100 साल पहले। उसने पढ़ा 100 साल पहले। वह सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। उसने कुछ पढ़ा था कि 100 साल पहले की बात है, ऐसा कुछ उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा। तो उसे लगा कि कैसे पता चल सकता है कि 100 साल पहले क्या था क्या नहीं, हमें तो पता ही नहीं चल सकता। वो छोटी बच्ची थी ना, आप लोगों की तरह। आप 6th क्लास के हो ना, वो भी 6th क्लास की थी, छोटी बच्ची, उसे नहीं पता था। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि वो आगे जानने की कोशिश करेगी इस चीज़ को। ठीक है, वह सोचने लगी है, कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ। तो हम जानते हैं आगे। ओके, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आगे चैप्टर में क्या है। ओके, इसमें ये बताया गया है कि कैसे पता लगाएं। कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए कल क्या हुआ था। तो हम लोग न्यूज़पेपर सुन लेते हैं, रेडियो वगैरह, पहले के लोग रेडियो सुन लेते थे, टेलीविज़न टीवी देखते हैं, हम लोग अखबार पढ़ सकते हैं, उससे पता चलता है कल क्या हुआ था। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, मतलब उस टाइम के बारे में उसको याद हो। उससे आप पूछ सकते हो कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। ठीक है, इस तरह से। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। आप जैसे पिछले साल क्या होता है आप किसी से पूछ सकते हो, लेकिन बहुत सालों पहले क्या हुआ था वो हम कैसे जान सकते हैं कि पहले क्या हुआ था, हमें नहीं पता, कैसे जान सकते हैं। लेकिन हम जान सकते हैं कि पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो कैसे जान सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं। अतीत, अतीत मतलब पास्ट, पास्ट मतलब पहले जो सब कुछ हो चुका है उसको अतीत बोलते हैं। अतीत यानी पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं, पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो हम चैप्टर पढ़ते जाते हैं और जो जो आपको समझ नहीं आएगा वो मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी। नहीं तो हम अपना चैप्टर थोड़ा सा जल्दी पढ़ना शुरू करें, जल्दी जल्दी कवर करेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबा होता रहता है। ओके बच्चों, हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे और जो भी टफ़ वर्ड होंगे ना
वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत मैंने आपको बता दिया, अतीत का मतलब क्या होता है, पास्ट होता है। मतलब पास्ट के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, ये हम कैसे जान सकते हैं। हम आखेटकों, शिकारियों, आखेटक किसको बोलते हैं, शिकारी। पशुपालकों, जो पशुओं को पालते हैं। कृषकों मतलब जो किसान हैं, जो अपनी कृषि करते हैं। शासकों, व्यापारियों, व्यापारियों जानते हो ना आप लोग, बिजनेसमैन, जो आज हम लोग बिजनेसमैन बोलते हैं ना, जो बिजनेस करते हैं। पुरोहितों और शिल्पकारियों, कलाकारों, संगीतकारों, या आपको फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम सबके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो जानेंगे हम आगे। यह नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, आज हम क्या क्या गेम खेलते हैं, और पहले के बच्चे क्या खेलते थे वो भी हम पता कर सकते हैं। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, ये सब हम जान सकते हैं पहले के बारे में। हम लोग तो छोटे बच्चे हो ना, आप लोग 5 6 फिर 6th में आए हो ना आप लोग, तो आपको नहीं पता ना बच्चों कि हम बहुत पहले के बारे में कैसे जान सकते हैं, राइट। लोग कहाँ रहते थे तो हम कैसे जान सकते हैं। ये हम कुछ चीज़ें हमें मिली हुई हैं बहुत पहले की, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। अभी हम अपने घरों में रहते हैं ना, अपने अपने घरों में, उसी तरीके से पहले के लोग कहाँ रहते थे, ये सब हम इस बुक में पढ़ेंगे। देखो, मानचित्र, मानचित्र जानते हो, मानचित्र मैप को बोलते हैं। मैप, जो मैप होता है ना हमारा, उसको मैप, मानचित्र बोलते हैं। तो मानचित्र, इसमें कई मैप वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम देखते चलेंगे। पुष्ट 2 में, पुष्ट मतलब पेज, पेज नंबर 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ, ठीक है। वो हम आगे देखते जाएंगे, पहले हम अपना कवर करते जाते हैं, फिर मैं आपको मानचित्र के बारे में भी बताऊंगी, यानी कि मैप के बारे में भी बताते चलेंगे, ठीक है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी के बारे में आपको बताएंगे आगे चल के, लेकिन अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे, मतलब वे जानवरों का आखेट करते थे। आखेट, आपको ना आखेट शब्द आएगा तो आपको समझना होगा आखेट शब्द क्या होता है। आखेट शिकार को बोलते हैं, ठीक है। आखेट आपके किसी क्वेश्चन में आएगा, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप आखेट को समझ जाना। आखेट मतलब शिकार करना, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ, तो क्या था, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, मतलब कुछ लोग बहुत ऐसे थे, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखते थे ताकि हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसे खा सकें, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से लोग बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखते थे। संग्राहक मतलब, संग्रह मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, हाँ। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। आसपास के जो जंगल थे ना, वहाँ पे विशाल संपदा, जैसे कि वहाँ पे लकड़ियाँ थीं, वहाँ पे पेड़ पत्ते, बहुत सारी चीज़ें थी ना, तो वो उससे परिचित थे। उन्हें पता था कि इस जंगल में क्या क्या है, लकड़ियों से हम क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे पत्तों से वो लोग घर वर बनाते थे पहले, आपको पता होगा ना, ऐसी जगहों में रहते थे हमारे पहले के पूर्वज। अपने भोजन के लिए क्या करते थे, जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे वे, ठीक है। यहीं से संग्रह किया करते थे, संग्रह मतलब इकट्ठा करते थे जंगलों से, हर जगह से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा समझाते चलेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है, आप लोग भी बोर हो जाओगे ना, इसलिए हम पढ़ते चलते हैं अपने चैप्टर को बच्चों, ठीक है। और आप समझते चलो, जो नहीं समझ में आएगा वो समझाऊंगी मैं आपको। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदर पहाड़ियाँ का पता लगाओ। सॉरी बच्चों, उत्तर पश्चिम, ये देखिए, ये हटा देते हैं ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा हम इसको
छोटा करके हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। इस चैप्टर में बताया ना कि उत्तर पश्चिम सुलेमान किधर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखो उत्तर पश्चिम, उत्तर कहाँ है, ये हमारा मैप है, जानते हो ना आप लोग, ये हमारे इंडिया का मैप है बच्चों। ये देखिए इंडिया का मैप है, ये हमारा नॉर्थ है, मतलब उत्तर है, ये हमारा उत्तर है, ये उत्तर है, उत्तर का साइड है ना। और ये हमारा, ये उत्तर, ये पश्चिम है। ये देखो ये पश्चिम है, सॉरी वो उत्तर था, ये दक्षिण है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ऊपर मैंने आपको उत्तर बताया था। ठीक है, अब हम ऊपर चलते हैं, अब हम देखते हैं क्या था इसमें ये बताया था कि तुम उत्तर और पश्चिम की सुलेमान किरदर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर तो ये रहा आपका, ये रहा उत्तर, ये रहा आपका उत्तर, है ना, ये उत्तर है, सॉरी ये उत्तर है, ये पूरब है, ठीक है, ये पश्चिम है आपका, ये पश्चिम है। अभी इतना क्लियर लिखा नहीं जा रहा है बच्चों, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो उत्तर और पश्चिम की पहाड़ियाँ बोल रहे हैं ना, तो ये उत्तर और पश्चिम इधर से, इधर की पहाड़ियाँ। तो देखो एक ही सुलेमान की पहाड़ियाँ, उन्होंने सुलेमान बताया ना, सुलेमान, ये देखो नाम आपका दिख रहा है इसमें मैप में, ये देखो ये किरधर की पहाड़ियाँ हैं, ये सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बताया किरधर और सुलेमान की पहाड़ियों के बारे में, वो हम नीचे पढ़ते हैं। ये लिखा है मानचित्र, नहीं ऊपर हो गया, हाँ। अब तुम पश्चिम और सुलेमान की किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब आपने पता लगा लिया ना कहाँ पे हैं ये पश्चिम सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी जगह है जहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया, ठीक है। तो आप ये कहोगे यहाँ पे, ये ना, ये उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व गेहूँ और जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया गया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्वी भाग में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब आपको काफ़ी चीज़ें इसमें पता लगाने के लिए दी हुई हैं, ठीक है, तो वो भी मैं थोड़ा थोड़ा पता लगाते चलेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखो क्या था, उत्तर पूरब में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य। उत्तर पूरब में गारो, पहले तो हम उत्तर, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूरब है ना। उत्तर पूर्व में ये गारो की, ये वो गारो की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये गारो की पहाड़ियाँ हमने पता लगा ली। उत्तर पूर्व में गारो। तो मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। मध्य भारत, मध्य मतलब बीच में, मध्य भारत, है ना, मध्य प्रदेश भी बोलते हैं ना हम लोग, बीच की। तो ये रहा हमारा, ये रहा, तो हमने क्या, ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ये हमारी बीच में, मध्य मतलब बीच में। ये देखो इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, नीचे भी नहीं, बीच में है मध्य पहाड़ियाँ, इसको विंध्य पहाड़ियाँ बोलते हैं, विंध्य पहाड़ियाँ, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें जाननी है, ठीक है बच्चों। ओके, जब आपका क्लास स्टार्ट होगा तो आपको, एक सेकंड बच्चों, ये डिस्टर्ब हो रहा है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें, ओके ठीक हो गया, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता हमने लगा लिया। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, ठीक है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाया हमने। फिर ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं, विंध्य ना, विंध्य के उत्तर में स्थित हैं जहाँ पे चावल उपजाया गया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नीचे पढ़ते हैं।
मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाना है। अभी आप मानचित्र में पता लगाओगे, ठीक है। सिंधु कहाँ पे है, ये सॉरी बच्चों, ये देखिए, ये हमारी ये रही हमारी सिंध की पहाड़ियाँ है ना, ये हमारा सॉरी ये हमारी सिंध नदी है, सिंधु नदी है, ठीक है। अब हम देखते हैं मानचित्र सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें, ठीक है। नीचे हम पढ़ते हैं, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ उसको कहते हैं जो एक बड़ी नदी होती है ना, जैसे कि एक बड़ी नदी है, बड़ी सी ना, ये बड़ी सी नदी है और यहाँ से ये बड़ी नदी है, तो ये भी नदियाँ आ रही हैं, ये नदियाँ इसमें मिल गई हैं, ये इधर से आ रही है, ये इसमें मिल गई, इधर आ रही है, ये मिल गई, ये इधर से निकल कर आ रही है, इसमें मिल गई, सब इसमें मिल गई। तो ये इस बड़ी नदी है ना, इसकी ये सब सहायक नदियाँ हैं, छोटी 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 जो इधर उधर से आ रही हैं ना, और इसमें आके मिल रही हैं, तो ये सब सहायक नदियाँ हैं इसकी, ठीक है। आगे से पढ़ते हैं, क्या था, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ठीक है बच्चों। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाओ। इसमें आपको नदियों का पता लगाना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। पहले आपने देखा था ना, गंगा तथा सहायक नदी सोन का पता लगाओ, ये हमने ऊपर देखा नहीं ना, गंगा और इसकी सहायक नदी। गंगा तो आपकी नदी ये जा रही है, ये रही आपकी गंगा, ये रही आपकी गंगा, और इसकी सहायक नदी है रही सोन, ये रही सोन, ये देखो यहाँ से आ रही है सोन, ये आ रही है, ये आ रही है, ये अपनी गंगा है ना, हमारी गंगा नदी यहाँ से आ रही है, यहाँ से देखो ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है, गंगा सोन। तो यहाँ पर है, हम देख लेंगे, हम अपना मैप भी देखते चलेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या था, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, जो गंगा और सोन दिखाई थी ना, और भी इसकी सहायक नदियाँ हैं, तथा समुद्र तटीय तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। समुद्री तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, जो कि हमने लगा लिया। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, गंगा के जो दक्षिण था ना, उसमें दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो गंगा के जो दक्षिण में जो क्षेत्र था उसको मगध के नाम से जानते थे, जो कि आज का बिहार है, ये रहा मगध, जो कि आज का बिहार के नाम से जाना जाता है। जो बिहार है ना, वो पहले मगध था, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े शासकों ने शासन किया था इस मगध में, ठीक है, जो आज बिहार है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। यहाँ के शासक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, इन्होंने बहुत बड़ा शासन स्थापित किया इन्होंने। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की और भी कई जगह थी जहाँ पे ऐसे चीज़ों की स्थापना की गई थी, और भी राजा थे, लेकिन यहाँ का जो मगध राज था हमारा, ये बहुत विशाल और बहुत ताकतवर राजाओं ने यहाँ पे शासन किया है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वत, पहाड़ी और रेगिस्तान, नदियों तो समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। बहुत लोग आते थे ना, हमारे शिप के थ्रू आते थे हमारे इसमें, हमारे इंडिया में, ठीक है। बहुत लोगों से दूर आते, दूसरे हिस्से से यात्रा किया करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वत, पहाड़ियाँ बीच में जब वो आएंगे तो ये सब नदियाँ, रेगिस्तान सब पड़ेंगे ना, समुद्र के कारण बहुत बड़ी यात्राएं बहुत जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी
सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरुओं को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक तथ्यों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों का एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही हमारे टाइम बहुत पहले, आज भी जैसे लोग आते हैं ना, बहुत बाहर से अदर कंट्रीज से आते हैं ना, इस तरीके से पहले भी लोग आया करते थे, शिप से आते थे। वो लोग बिजनेस करते थे आकर, और ऐसे ही घूमते भी थे कि अरे इंडिया में क्या है, कैसे लोग रहते हैं, पता लगाते थे आके। उन्हें यात्री कहा जाता था ना। आगे देखते हैं आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अब आज के बारे में बता रहे हैं क्यों करते थे। एक बार फिर से मानचित्र को देखो। पहाड़ियों, पर्वतों, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। जो पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र हैं, इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। ठीक है, बाहर से भी लोग आए हुए थे, वो भी यहाँ बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। जो बाहर से लोग आए थे ना, उन्होंने वो अपने अपनी कंट्री से आए थे। उनके अपने कल्चर थे, उनकी अपने सब कुछ होती थी ना, परंपराएं, कल्चर सब उनके अलग अलग थे। लेकिन वो जब आते जाते रहे तो उनकी परंपराएं, इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। ठीक है, वो चीज़ हम लोगों ने भी एक्सेप्ट कर ली, हमारे इंडिया वालों ने। ठीक है, उन लोगों की तरह जैसे वो करते थे तो हम लोग भी वैसे करने लगे, और जैसा हम करते थे वैसे वो लोग भी करने लगे। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ये हमारे बहुत पहले की बातें चल रही हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ रहे हो ना। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशते थे, लोग संगीत रचते थे, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीक़ों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। अब बताओ हमारा देश का नाम कैसे पड़ा इंडिया। ठीक है, ये देखते हैं हम। ये इंडिया देश का नाम, हमारे देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। सॉरी बच्चों, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ठीक है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इंडस से। ठीक है, इंडस का मतलब संस्कृत में सिंधु है। ठीक है, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है, आप अपनी एटलस देखना, उसमें ईरान और यूनान का आपको पता लगाना होगा। ये सब आपका होमवर्क है बच्चों। ओके, आप लोग एटलस निकालना, ठीक है, उसको खोलना, और उसमें आप जो चीज़ें इसमें दी हैं ना, उनका पता लगाना। अगर आप यहाँ से पढ़ के जाओगे और घर जाके आराम करोगे, आपने सोचा चैप्टर पढ़ लिया, तो आप सब भूल जाओगे। अब आपको घर में जाके एक बार रीडिंग करनी होगी बच्चों अपनी बुक्स की। और क्या करना होगा, बुक्स की रीडिंग करने के बाद इसमें जो मानचित्र, मैप के बारे में जो दिया है ना कि ये पता लगाओ, वो पता लगाओ, तो आपको सब पता लगाना होगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और आपको नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको बताऊँगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस 2500 वर्ष पूर्व, पहले जब 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, जो उत्तर पश्चिम था ना, इधर और इधर की साइड से आने वाले लोग जो थे, आने वाले एक सेकंड बच्चों, कहाँ पे थे हम? एक सेकंड, इसको हटा देते हैं। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु
को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी को पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। ठीक है, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भरत भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश में होने लगा। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। पहले क्या था कि इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद से मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने। अतीत के बारे में कैसे जाने, अब हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जाने कि क्या क्या हुआ था, तो कैसे जानते हैं हम लोग अतीत के बारे में कैसे जाने, चलो देखते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना और ढूंढना है। ठीक है बच्चों, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अतीत के बारे में हम जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। जैसे कि पुस्तकें तो हम अभी भी लिखते हैं ना, तो उससे हमें पता चलता है ना किसी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। उस बुक को पढ़ लेते हैं हम, कुछ भी होता है तो हम पता चल जाता है कि अरे बुक में ये लिखा हुआ है इसके बारे में। इसी तरीके से पहले भी ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। पहले के टाइम में हाथ से लिखी होने के कारण इनको पांडुलिपि कहा जाता था। हाथ से लिखते थे ना वो, इसलिए को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला। ठीक है, मैं इसको वैसे पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती हैं। ये रही आपकी पांडुलिपियाँ। ये देखो ये किस तरीके से, ये देखो है ना, ये लकड़ी का ये कुछ है, इस पे इन्होंने लिखा है। तो जो जिस चीज़ का ये लकड़ी का जो बना हुआ है कागज़ ना, इसके बारे में इसमें दिया हुआ है कि कैसे बना हुआ है। कैसे बना हुआ है ये ताड़पत्र, तो ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ठीक है, ये कृतियाँ लिखी हुई हैं पहले के बारे में कि पहले क्या क्या होता था, सब इसमें लिखा हुआ है। ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि का एक पुष्ट, ये एक पुष्ट है ताड़पत्र की। ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि है ना, ताड़पत्र, ये ताड़पत्र है ना, इस पर पांडुलिपि लिखी गई है। ये एक उसका हिस्सा इसमें दिया हुआ है जिससे आप पता लगा सकते हैं कैसी होती है। पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भोज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये देखो है ना, इसे हम देख सकते हैं कि ऐसी पांडुलिपि होती थी। जैसे कि बुक लिखते हैं ना अभी, तो पहले ऐसे पांडुलिपि में लिखा जाता था, जिससे पता चलता था कि पहले के टाइम पे क्या क्या होता था, इस पर लिखा जाता था। अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आधा। ठीक है ना, इतना आप पढ़ लोगे, आप बहुत बोर हो गए होगे, मुझे पता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर अभी पढ़ा हुआ है। ठीक है, स्लोली पढ़ेंगे, आराम आराम से। मैं सारी क्लासेस है ना, एक चैप्टर को कम से कम 2 क्लास में ले रही हूँ ताकि आप आराम आराम से पढ़ो। अब आप इसको घर पे जाके रिवाइज़ करना, ठीक है, और नहीं तो आप ऐसा करना है, इसको दोबारा देखना इस क्लास को। ओके, एक बार रिवाइज़ करना, इस क्लास को देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आगे से हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप अच्छे से अपने पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, जिससे आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, फिर अपना ध्यान रखिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो बच्चों, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिले, उनको भी समझ आए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।